क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े ऑयल रिंग समुद्र के बीचों बीच कैसे पहुंचते हैं, या विंड टर्बाइन्स कैसे पहाड़ों के टॉप में पहुंचकर काम करती है। यह काम जितने बड़े और इम्पॉसिबल दिखते हैं, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ऐसी ही नॉलेजेबल चीजों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अब चलते हैं हमारे टॉपिक पर। बुलविंकल। मेक्सिको की खाड़ी में सिर्फ बुलविंकल नाम का एक बहुत बड़ा 1736 फीट लंबा ऊंचा ऑयल रिग है, पर जो आप देख रहे हैं उसकी हाइट बस 384 फीट है। इसका मतलब कि 1352 फीट यह पानी के अंदर है। इसकी हाइट एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ऊंची है। तो इतनी बड़ी चीज पानी के नीचे कैसे बनाई गई? इसलिए रिवाइंड करते हैं 1988 में। आईफिल टावर से 10 गुना ज्यादा स्टील की लागत वाला यह ऑयल रिग 50,000 टन से ज्यादा स्टील से बना है। इसका आकार 4.5 एकड़ यानी लगभग 3.5 फुटबॉल फील्ड के बराबर है। इस ऑयल रिग को पूरी तरह बनने में लगभग 2 साल से ज्यादा लग गए। अब असली चुनौती थी इसको बीच समंदर में ले जाना। इसके लिए एक अलग तरीके का मॉडिफाइड करियर बनाना पड़ा, जिसकी लंबाई 260 मीटर यानी 853 फीट थी, और यह आज तक का बनने वाला सबसे बड़ा करियर था। इसके बावजूद ऑपरेटर्स को इस ऑयल रिग को करियर में रखने में 5 कड़े दिन लग गए, और आखिरकार यह टेक्सास से गल्फ ऑफ मैक्सिको तक के सफर के लिए तैयार हो गया। अपनी जगह पर पहुंचने के बाद ऑपरेटर्स को बस 90 सेकंड लगे करियर को समुद्र में उतारने में। इसके बाद ऑपरेटर्स ने हाइड्रोलिक सिस्टम्स की हेल्प से इसके फ्लड वाल्व्स खोले और इस रिग के पैर पानी से भरे गए, जिसकी वजह से यह बुलविंकल समुद्र के तल तक पहुंच गया। इस ऑपरेशन को एक बहुत बड़ी सक्सेस माना गया, जिसमें पूरा खर्चा लगभग $500 मिलियन का आया। स्पेक्टेक्युलर स्पा प्लेटफॉर्म। ये एस्टर हाइंस्टाइन है, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्पा प्लेटफॉर्म है। बुलविंकल के डिजाइन से अलग इस प्लेटफॉर्म का शेप होलो सिलेंडर की तरह है, जिसका मतलब इसे हवा और पानी के बहाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी चौड़ाई 164 फीट और लंबाई 656 फीट है। यह लंबाई 2 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बराबर है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म को कोरिया में कंस्ट्रक्शन साइट से नॉर्वे के ऑयल फील्ड्स तक ले जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और इसको पूरा किया डॉकवाइज वैंगार्ड नाम के करियर ने। अपने खुले डेक की वजह से यह करियर किसी भी शेप या साइज के बड़े कार्गो को ले जाने में सक्षम है। 2 महीने पानी में सफर करने के बाद बस 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यह प्लेटफॉर्म अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गया। इसके बाद इसे पोजीशन में लाकर इसमें 11 मिलियन गैलन पानी भरकर डुबाया गया। बिग ब्लेड बोट। आपने जब भी विंडमिल देखी होगी, आपको दूर से देखने में छोटी ही लगी होगी, पर आपको बता दें कि इनकी औसतन ऊंचाई एक 20 मंजिला इमारत जितनी होती है, और इन टावर्स में लगी ब्लेड्स भी कम छोटी नहीं होती, जो ज्यादातर चीन जैसे बड़े इकोनॉमिक हब्स में बनती है। तो यह इतनी बड़ी ब्लेड्स पूरी दुनिया भर में कैसे पहुंचती है? यह ब्लेड असल में बहुत बड़े बड़े कार्गो शिप्स में दुनिया भर में पहुंचाई जाती है। 2019 में एनर्जी कंपनी वेस्टर्स ने 156 एकदम नए V120 ब्लेड्स को शीजियान जीजिंग हेवी लिफ्ट वेसल में लोड कर दिया। लगभग 65,000 स्क्वायर फीट की लोडिंग स्पेस के साथ यह डेक एक फुटबॉल फील्ड से भी बड़ा है। इतनी ज्यादा जगह होने के बाद भी V20 ब्लेड्स को बहुत अच्छे से स्टैक करना पड़ा, जिसमें लगभग 1 हफ्ते का समय लग गया, और उसके बाद ही इन ब्लेड्स का सफर चाइना से लेकर स्पेन के परोल तक हुआ, जो लगभग 18,500 किलोमीटर का था। इस कार्गो को बिना किसी नुकसान पहुंचाए यह वेसल बस 18 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड में चल सकता था। ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी। यह तो हमने देख लिया कि कैसे पानी में बड़े बड़े वेसल्स की मदद से ब्लेड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पर यह ब्लेड्स माउंटेन टॉप पर कैसे पहुंचती है? यहाँ पर आती है हैवी ड्यूटी सेमी ट्रक्स और एक्सटेंडेबल ट्रेलर्स। यह ट्रक अपने पीछे एक्सटेंडेबल ट्रेलर्स लगाकर एक बार में एक ब्लेड को लेकर जाते हैं, पर यह तब तक ही पॉसिबल लगता है जब तक इन्हें बस एक सीधी रोड में ले जाना हो, क्योंकि यहाँ सवाल यह उठता है कि ये ट्रक पहाड़ों में टर्न्स कैसे लेते हैं। आपको यह बता दें कि ब्लेड्स को ऊपर पहाड़ में ले जाने से पहले उन मोड़ों में से पेड़ या ऐसा कोई भी रुकावट को हटा दिया जाता है, और जब यह ट्रक मोड़ों में टर्न लेते हैं तो इनका पीछे का हिस्सा भी बाकी ट्रकों से अलग खुद स्टीयर करता हुआ आगे वाले व्हील्स को फॉलो करता है। पर तब क्या होता है जब एकदम आखिर में पहुंचकर खड़ी चढ़ाई आ जाए या मोड़ों से भरी रोड आ जाए? तब वहां आते हैं कार्गो को 360 घुमाने वाले ये छोटे ट्रेलर्स। ये ट्रेलर ब्लेड्स को जरूरत के हिसाब से 360 डिग्री में घुमा सकते हैं। इन ट्रेलर्स की वजह से यह पूरा ऑपरेशन बहुत ही आराम से पूरा हो जाता है।
टेरिफिक ट्रेलर पावर असिस्ट। 2016 में MAMOETH नाम की एक हैवी लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एक ऐसे तरह का आविष्कार किया जिसमें हैवी ड्यूटी ट्रांसपोर्ट का चेहरा बदल दिया। उन्होंने ट्रेलर पावर असिस्ट नाम का एक नया हाइड्रोलिक ट्रेलर सिस्टम बनाया। इस ट्रेलर सिस्टम के आने से पुराने सारे तरीके बदल गए। इन्होंने सिमुलेशंस के जरिए दिखाया कि मल्टीपल ट्रेलर्स लगाने के बजाय कैसे यह एडिशनल पावर असिस्ट एक्सटेंडेड ट्रेलर के पहियों को हाइड्रोलिक्स की मदद से घुमाता है। पर क्या जो कंपनी ने दावा किया वो उसे पूरा कर पाए? जी हाँ, ये ट्रेलर पावर असिस्ट इस तरह बनाए गए थे कि 40 डिग्री सेल्सियस और 120 डिग्री सेल्सियस दोनों में काम कर सके, और आज यह दुनिया भर में भारी इक्विपमेंट्स ले जाने के काम आते हैं। इनक्रेडिबल कोक ड्रम्स। क्या आपने कभी कोक ड्रम्स का नाम सुना है? नहीं, यह कोका कोला जैसी ड्रिंक्स ले जाने के काम नहीं आते, बल्कि हाइड्रोकार्बन जिनको रिफाइन करके गैसोलीन जैसे बाकी यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उन्हें ले जाने के काम आते हैं। इन्हें दुनिया भर में ऑयल रिफाइनरीज में इस्तेमाल किया जाता है, और इनको ट्रांसपोर्ट करके ले जाना कोई आसान काम नहीं है। 2006 में ऐसे ही 455 टन के 4 कोक ट्रक्स कनाडा में एडमिंटन से अल्बर्टा तक ले जाए जाने थे, जो लगभग 772 किलो मिलीसेकंड दूर थे। वैसे ही ये दूरी बहुत ज्यादा थी। ऊपर से यह काम सर्दियों में होना था, जब टेम्परेचर -31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था, और उन्होंने ठंडी सड़कें और ब्लैक आइस दोनों का मुकाबला करना था। पर मैमोई हैवी लिफ्टिंग वालों के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था। यह एक पैर में कॉन्वॉय सिस्टम से ले जाए गए, जो 650 फीट लंबा, 32 फीट चौड़ा और 40 फीट ऊंचा था। इनके रास्ते में आने वाले ट्रैफिक सिग्नल को हटाया गया और पावर लाइंस को ऊंचा किया गया। इस सब में 5 कड़े दिन लग गए और वो कॉन्वॉय दूसरे बार लोड होने के लिए वापस पहुंच पाए। मेगा मैग्नेट। हमारी दुनिया में होने वाले चीजों के बारे में समझाने के लिए साइंटिस्ट समय समय पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, जैसे म्यूऑन G2। म्यूऑन G2 एक्सपेरिमेंट मैग्नेटिक फोर्सेस को मैनिपुलेट करके नए पार्टिकल की खोज करता है। पर यह कोई आम मैग्नेट नहीं, बल्कि 50 टन का एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, जो चौड़ाई में 50 फीट है। 2013 में इसकी वजह से एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया। यह ब्रुकहेवन, न्यूयॉर्क में ही बना था और वहीं इंस्टॉल किया गया था, पर रिसर्च के लिए इसे लगभग 1400 किलोमीटर दूर इलिनॉइस ले जाना था। और सबसे जरूरी बात कि इसे हिस्सों में भी नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि यह पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेट एक सिंगल यूनिट से बना था, जिससे एक समान मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता था। इसे यहां से ले जाने से पहले लगभग 200 किलोमीटर का रास्ता साफ करना था, जिसमें ट्रैफिक लाइट्स, पावर लाइंस, रोड डिवाइडर जैसे अलग अलग ऑब्स्टेकल्स थे। इसे ट्रक्स में लोड कर मरीना पोर्ट, लॉन्ग आइलैंड तक लाने में काफी समय लग गया, जिसके बाद इसने उस कोस्ट से घूमते हुए 5100 किलो मिलीसेकंड से ज्यादा दूरी तय की और इलिनॉइस नदी तक पहुंच गया। इस सब में इसे 35 कड़े दिन लग गए और आखिरकार इस बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट को उसकी जगह पर पहुंचा दिया गया। नेवाडा बीस्ट। साल 2020 सभी के लिए बहुत मुश्किल रहा। 2020 नेवाडा में और भी मुश्किल रहा, पर किसी और कारण के लिए। जून 29 को यह 770 टन की यह चीज नेवाडा डेजर्ट हाईवे से टो करके ले जाया गया। क्या आप जानते हैं क्या है? ये एक डीकमीशन न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिसे यूटा से लगभग 121 किलोमीटर दूर जमीन में दफन करने को ले जाया जा रहा था। पर इसका वजन और लंबाई देखकर लगा कि इसके लिए एक 300 फीट लंबे करियर की जरूरत थी। एक, दो नहीं बल्कि पूरे 6 हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर ट्रक की कॉन्वॉय की मदद से ले जाया गया, जिसमें 4 ट्रक उसे खींच रहे थे और 2 ट्रक पीछे से धक्का लगा रहे थे। हालांकि इतने ट्रक से लगभग 4000 हॉर्स पावर जनरेट हो रही थी, फिर भी इस कॉन्वॉय की टॉप स्पीड 16 किलोमीटर प्रति घंटा ही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें कार्गो को बिल्कुल सावधानी से ले जाना था। द बिग मरीनो। द बिग मरीनो नाम का एक बड़ा सा स्टैचू जो मरीनो भेड़ का था, वो साउथ वेल्स के लोगों में रैम्बो नाम से प्रचलित था। इसकी ऊंचाई लगभग 50 फीट और वजन 106 टन था। यह 1985 में इस जगह की वूल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। इसका फ्रेम स्टील और वायर मैश से बना था और जिसके बाद इसमें कंक्रीट से डिटेलिंग की गई थी। पर 2007 में इस जगह से हाईवे गुजरने की वजह से रैम्बो को लगभग 1 किलोमीटर दूर दूसरी जगह पर रखा जाना था। वैसे तो वो जगह ज्यादा दूर नहीं थी, पर इसे ट्रांसपोर्ट करना कोई आसान काम नहीं था। रैम्बो के स्टील के पैर पहले जमीन से निकाले गए और इस भारी भरकम स्टैचू को ट्रेलर में रखने में लगभग 2 दिन लग गए। 620 हॉर्स पावर हॉट और 96 व्हील्स के होने के बावजूद भी इस ट्रेलर को कछुए की चाल में चलना था, क्योंकि इतना बड़ा स्टैचू कभी भी लुढ़क सकता था।
काफी मशक्कत के बाद आखिरकार रैम्बो अपनी सही जगह पहुंचाया गया, जिसके बाद इसके पैर जमीन में गाड़ दिए गए। एनॉर्मस इंजन। एक एवरेज कार का इंजन लगभग 190 हॉर्स पावर तक जनरेट करता है, और वही एक टैंक का इंजन लगभग 1500 हॉर्स पावर जनरेट करता है। पर अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा भी इंजन है जो 1,09,000 हॉर्स पावर जनरेट करता है, तो आप समझ सकते हैं यह कितना बड़ा होगा। ये है वर्सीलर RT Flex 96C, जो एक डीजल इंजन है और इसका वजन 2300 टन है। एक की कुल लंबाई 90 फीट और ऊंचाई 44 फीट है। इसका एक स्टैंड एक साइकिल में लगभग 6.5 आउंसेस डीजल यूज करता है और लगभग 5700 किलो वॉट एनर्जी देता है। इसका एक साइकिल एक एवरेज घर की आधे साल की बिजली जनरेट कर सकता है। पर इसका इस्तेमाल बिजली जनरेट करने के लिए नहीं, बल्कि बड़े बड़े कार्गो शिप्स जो बहुत भारी लोड लेकर जाते हैं, उनमें होता है। पर यह कंस्ट्रक्शन साइट से शिप तक कैसे पहुंचते हैं? इसका जवाब है ज्यादातर एक कम हॉर्स पावर वाला ट्रैक्टर ट्रेलर। ये RT Flex 96C का छोटा वर्जन है, जिसमें बस 6 सिलेंडर्स होते हैं, फिर भी इसका वजन 1000 टन होता है। इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए 28 एक्सल के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। डिजास्टर ऑफ द MV Sewol। 16 अप्रैल 2014 के दिन साउथ कोरिया के इतिहास में सबसे बड़ा फेरी हादसा हुआ। एक छोटी पैसेंजर फेरी जो 472 पैसेंजर्स और क्रू को ले जा रही थी, करंट से गुजरते हुए उसने एक शार्प टर्न लिया और खतरनाक तरीके से पलट गई। इसमें से बस 172 लोग ही बच पाए और जो 250 लोगों की मौत हुई वो सारे स्कूली बच्चे थे। बाद में एक इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि शिप ओवरलोडिंग की वजह से पलटा था। इसमें कार्गो लिमिट से 2 गुना ले जाया जा रहा था। इसकी भरपाई करने के लिए शिप ने अपने पानी के टैंक, जो सफर में स्टेबिलिटी के लिए भरे जाते हैं, वह 3/4 खाली कर दिए थे। इसके बाद शिप में रखा कार्गो करंट्स की वजह से खिसक गया, जिससे शिप की सेंटर ऑफ ग्रेविटी अनस्टेबल हो गई और वो पलट गया। 2017 में फेरी को निकालने का काम शुरू हो गया। यह फेरी 13,000 टन की थी, पर अब तक जो इसमें मिट्टी जमा हुई थी, इसकी वजह से इसका वजन 17,000 टन हो चुका था और शिप अभी पानी से 130 फीट नीचे पड़ा हुआ था। इसको उठाने के लिए 2 बड़े बाज की मदद से शिप के नीचे पिलर डाले गए और केबल्स की मदद से शिप को पानी की सतह पर लाया गया। इसके बाद एक सेमी सबमर्सिबल वेसल से इस शिप को पानी की सतह पर लाया गया और माकापो पोर्ट तक ट्रांसपोर्ट किया गया। पोर्ट में पहुंचने के बाद इसे जमीन में ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक 24 एक्सल लाइन वाला ट्रांसपोर्टर, जिसमें 96 पहिए लगे थे, उसका इस्तेमाल किया गया। इस पूरे ऑपरेशन में लगभग 2 हफ्ते से ज्यादा का समय लग गया। भले ही यह सबसे लंबा ऑपरेशन न हो, पर यह डरावना जरूर है। सैटर्न 5S2। चलिए चलते हैं वापस 1967 में, जब अमेरिका हर तरीके के स्पेस प्रोजेक्ट्स को फंड और टेस्ट कर रहा था। इसी में से एक था सैटर्न 5। ये एक 3 स्टेज अमेरिकन रॉकेट था, जिसे नासा ने अपोलो प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया था। क्योंकि अपोलो प्रोग्राम की लॉन्च विंडो बहुत छोटी थी, इस वजह से हजारों कॉन्ट्रैक्टर्स को पार्ट्स सप्लाई करने थे। ये पार्ट्स सप्लाई करने के लिए सैटर्न 5 को 56 रेल रोड टैंक कार्स की जरूरत पड़ी थी, जिसमें से कंपोनेंट्स को पानी के जरिए पहुंचने में 70 दिन लगे थे। ट्रांसपोर्ट के दूसरे फेस में एक बहुत ही अनोखी चीज को लाना था। यह थी कॉमन बल्कहेड टेस्ट टैंक या CBTT। यह 33 फीट चौड़ा और 7 फीट लंबा था और आज तक टेस्ट किए हुए किसी भी बल्कहेड में सबसे बड़ा था। इसके बनने के बाद इसको सांता सुजेना फील्ड लेबोरेटरी में ट्रांसफर किया जाना था। इस दूरी को एक कार लगभग 2 घंटे में पूरा करती है। यह 120 फीट लंबा ट्रांसपोर्टर और इसका कार्गो, जो एक 3 मंजिला इमारत जितना चौड़ा और ऊंचा था, इसे रास्ते में पड़ने वाले इलेक्ट्रिकल वायरिंग, लैंप पोस्ट जैसी चीजों से बचकर जाना था। इस वजह से CBTT को लगभग 2.5 किलोमीटर दूर समुद्र तक ले जाया गया और वहां से लगभग 100 किलोमीटर तक शिप से और आखिरी 80 किलोमीटर इसे कैलिफोर्निया हाईवे से ले जाया गया। इस पूरे सफर में 3 कड़े दिन लग गए और आखिरकार S2 अपनी सही जगह पर पहुंच गया। तो हम जल्द ही आएंगे नई वीडियो के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।